हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विलक्षण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं उसमें हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा तरीका जिसके तहत हम अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकते हैं बिना ही ज़्यादा खर्च के और बिना ही ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ को ऑब्जर्व करते हुए। तो बहुत ही कम खर्च में और बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ जो तरीका है जिससे हम अपनी प्रॉपर्टीज़ का बंटवारा कर सकते हैं वो है फैमिली सेटलमेंट। तो इसकी पेक्यूलियर जो खास बात है वो ये है कि इसमें आप ओरल भी सेटलमेंट कर सकते हैं, ओरली प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकते हैं और प्रॉपर्टी की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो सेटलमेंट होगी, वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू फैमिली सेटलमेंट क्या है और ये फैमिली सेटलमेंट कब हो सकती है और क्या ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ये फैमिली सेटलमेंट होती क्या है। तो फैमिलीज जब अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट करने की करती हैं तो ज़्यादातर ये रहता है कि उनकी प्रॉपर्टीज जो है उसमें लिटिगेशन स्टार्ट ना हो जाए। जो पार्टीज हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनका टाइम जो है लिटिगेशन में वेस्ट ना हो। तो ये सोचते हुए जो फैमिली मेंबर्स अक्सर क्या करते हैं, वो बैठते हैं और सलाह मशवरे से अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट जो वो करते हैं तो इसको हम फैमिली सेटलमेंट कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ये फैमिली सेटलमेंट जो है इसकी फॉर्मेलिटीज क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम जानने की कोशिश करेंगे। जो पहला स्टेप इसमें मैं आपको बताऊंगा वो है कि ये फैमिली सेटलमेंट कौन कौन कर सकता है। तो जैसे कि आप टर्म देख रहे हैं फैमिली सेटलमेंट, तो इसमें जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक सेटलमेंट पे अराइव कर सकते हैं जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में कहा है कि जो फैमिली है इसको नैरो सेंस में कंस्ट्रू नहीं करना है, यानी कि नैरो इसके मीनिंग को नैरो डाउन नहीं करना है, इसको वाइडर सेंस में देखना है, बड़े लेवल पे देखना है। तो नियर रिलेशंस जो हैं वो भी, जो हमारे पास के करीबी रिश्तेदार हैं, वो भी फैमिली सेटलमेंट में एक जो है पार्टी हो सकते हैं। जो कोर्ट्स ने कहा है कि जो भी व्यक्ति फैमिली सेटलमेंट में पार्टी है उसका कोई ना कोई लीगल क्लेम या कोई इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में होना चाहिए, तभी वो उसमें फैमिली सेटलमेंट डीड में जो फैमिली सेटलमेंट अराइव कर रहे हैं उसके में तभी वो पार्टी बन सकता है अगर उसका कोई ना कोई क्लेम हो। सुप्रीम कोर्ट ने इधर तक कहा है कि ये क्लेम जो है कैन बी ऑन द ग्राउंड ऑफ अफेक्शन आल्सो। ये जो प्यार है, इत्तेफाक है हमारे फैमिलीज के बीच में, ये भी एक ग्राउंड हो सकती है उस क्लेम की। तो अगर उस अफेक्शन के बेसिस पे भी कोई क्लेम है तो वो व्यक्ति भी पार्टी हो सकता है फैमिली सेटलमेंट में, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन में हो। अब ये जो है कि ये फैमिली सेटलमेंट कब वैलिड मानी जाएगी, कब हम फैमिली सेटलमेंट में एंटर कर सकते हैं। तो फैमिली सेटलमेंट में जो लॉ ले डाउन किया गया है वो उसमें यही कहा गया है कि फैमिली सेटलमेंट जो है वो आप तब कर सकते हैं जब आपकी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कोई डिस्प्यूट हो। उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो फैमिली मेंबर्स आपस में कंसेंसस से डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आप फैमिली सेटलमेंट में एंटर कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है कि क्या डिस्प्यूट ऑलरेडी राइज हुई होनी चाहिए या फ्यूचर की डिस्प्यूट में भी फैमिली सेटलमेंट हो सकती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जजमेंट्स में कहा है कि जो है एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है वो नेसेसरी नहीं है। एप्रीहेंशन ऑफ डिस्प्यूट भी, अगर आपको ये अंदेशा है, आपको उम्मीद है कि आगे जाके इस प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कोई ना कोई लड़ाई हो सकती है जिसमें फैमिली का टाइम, मनी लिटिगेशन में वेस्ट होगा, फैमिली प्रॉपर्टी जो है वेस्ट हो सकती है लिटिगेशन में, या जो लड़ाई आपस में लगेगी उसमें फैमिली प्रॉपर्टी और फैमिली जो पीस है वो दोनों डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो उस फ्यूचर की डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए भी की गई सेटलमेंट जो है एक वैलिड फैमिली सेटलमेंट होगी। तो और कंडीशन जो फैमिली सेटलमेंट को अप्लाई करते हैं कि ये बोनाफाइड होनी चाहिए, ये जो है किसी अल्टीरियर मोटिव से नहीं की जा रही होनी चाहिए। तो ये एक बोनाफाइड तरीके से होनी चाहिए, एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ही होनी चाहिए। तो दूसरा, अब ये कैसी होनी चाहिए, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर और इक्विटेबल होनी चाहिए। अगर कोर्ट्स को लगता है किसी व्यक्ति को जो है मिस रिप्रेजेंट कर लिया या कोई व्यक्ति समझ नहीं पाया कि वो
इस सेटलमेंट में जो एंटर कर रहा है उसकी कंडीशंस को समझ नहीं पाया और बिना कंडीशंस को समझे या बिना उसके इफेक्ट को समझे अपनी कंसेंट दे चुका है, तो उस केस में भी जो फैमिली सेटलमेंट है कोर्ट्स जो है उसके ऊपर रिलाई करने से मना कर सकती हैं। ऐसी फैमिली सेटलमेंट्स को कह सकती है कि ये पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, अगर किसी तरीके से ऐसा लगता है कि पार्टीज जो हैं उसके इफेक्ट को समझ नहीं पाई। तो इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि जो फैमिली सेटलमेंट है वो वॉलंटरी होनी चाहिए, यानी कि अपनी मर्जी से होनी चाहिए, उसमें किसी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई कोर्शन नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके की कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए और कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें मौजूद होंगी उस फैमिली सेटलमेंट डीड में, या किसी ने फ्रॉड प्ले किया होगा या किसी टाइप की क्वेश्चन होगी या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स होंगी, तो ऐसी फैमिली सेटलमेंट जो है जो कोर्ट उनके ऊपर रिलाई नहीं करेगी, कोर्ट उनको सेट असाइड करेगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फैमिली सेटलमेंट जो है वॉलंटरी होनी चाहिए। तो उसके बाद एक इशू हमारे पास आता है कि क्या जितनी भी बेनिफिशरीज हैं वो सिग्नेटरी होने चाहिए या कोई उसमें सिग्नेटरी ना हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो नॉर्मल जो लॉ है, नॉर्मल कंडीशंस फैमिली सेटलमेंट की यही हैं कि जितनी भी पार्टीज हैं उनको उस फैमिली सेटलमेंट को अगर वो इन राइटिंग है तो उसको सिग्नेचर करना, उसके ऊपर साइन करना ज़रूरी है। तो अगर किसी पार्टी के उस इन राइटिंग जो फैमिली सेटलमेंट हुई है उसके ऊपर सिग्नेचर ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर उस कंडीशन में जो व्यक्ति उसमें सिग्नेटरी नहीं है, जिसने उस फैमिली सेटलमेंट को साइन नहीं किया है जो रिटर्न में है, उस केस में अगर वो उसको मान लेता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को मान के जो प्रॉपर्टी उसके हिस्से में आई है वो उसको एज ओनर सेपरेट प्रॉपर्टी डील करना शुरू कर देता है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिग्नेचर आपके डीड के ऊपर नहीं भी हैं तो भी ऐसी सेटलमेंट जो बाइंडिंग होगी पार्टीज के ऊपर, जब आपने एक्सेप्ट कर ली उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, जो प्रॉपर्टी आपके हिस्से में आई और जो आपके हिस्से से चली गई वो चीज़ आपने एक बार एक्सेप्ट कर ली, तो उसके बाद आपके सिग्नेचर नहीं भी होंगे उस फैमिली सेटलमेंट पे तो भी वो आपके ऊपर बाइंडिंग होगी। लॉ ऑफ एस्टापल उसमें इन्वोक किया जाएगा और आप एस्टाप्ड हो जाएंगे ये कहने से कि आप की फैमिली सेटलमेंट आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है जब आपने उसका बेनिफिट एक बार ले लिया है उस सेटलमेंट का। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ टेक्निकल फ्लॉज आएंगे फैमिली सेटलमेंट में, कहीं टेक्निकलिटीज आती हैं जो टेक्निकलिटीज टेस्ट पास नहीं कर पाती फैमिली सेटलमेंट, तो उस केस में जो कोर्ट्स हैं एस्टॉपल को इन्वोक करेंगी और पार्टीज को स्टॉप करेंगी, यानी कि वो पार्टीज को कोर्ट रिजाइल नहीं करने देगी। पार्टीज मुकर नहीं सकती अपनी बात से, एक बार वो टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेंगी, एक बार वो सेटलमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगी, तो फिर टेक्निकलिटीज का सहारा लेके कोई फैमिली सेटलमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर सकता। वो फैमिली सेटलमेंट उनके ऊपर, पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग रहेगी। तो जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल होते हैं, तो अगर वो रजिस्टर ना करवाए जाए तो वो डॉक्यूमेंट एज एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं किए जा सकते। इसी तरीके से अब हम ये देखेंगे कि ये फैमिली सेटलमेंट है, ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है या नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो फैमिली सेटलमेंट है ये ओरल भी हो सकती है। तो अगर ये ओरल है तो उस केस में ऑब्वियसली कि इसकी रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी किसी भी तरीके से नहीं होगी, और अगर ये रिटन में है तो क्या ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट होगा। तो अगर कोई फैमिली सेटलमेंट की जो टर्म्स हैं इज रिड्यूस टू राइटिंग, हम उसको राइटिंग में ले आते हैं, उसको लिख लेते हैं, तो उसमें दो कंडीशंस हैं जो इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है या नहीं। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सेटलमेंट आप पहले कर लेते हैं, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पहले, और उसके कुछ देर के बाद आप एक मेमोरेंडम तैयार करते हैं जिसमें आप लिखते हैं कि आपने ऑलरेडी क्या क्या बांट लिया है, किसके हिस्से में क्या क्या आया है। अगर आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी को बांट चुके हैं और उसके बाद एक मेमोरेंडम तैयार करते हैं कि जो पार्टीशन आपने ऑलरेडी कर दी है उसको नोट डाउन करते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसा मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट जो है कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आप उसको रजिस्टर नहीं कराते तो भी वो डॉक्यूमेंट जो है बाइंडिंग है पार्टीज के ऊपर, उसको रजिस्टर करवाना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम सेटलमेंट करते हैं, आपने ओरल सेटलमेंट नहीं की है, फर्स्ट टाइम एक जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार की है
उसी के थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर उस डॉक्यूमेंट का इफेक्ट जो है उसी से आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उस केस में वो डॉक्यूमेंट, वो फैमिली सेटलमेंट एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है। तो अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो है एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं होगा ये प्रूव करने के लिए कि आपके बीच में फैमिली सेटलमेंट क्या हुई है। तो इसीलिए जो फैमिली सेटलमेंट जो है उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल तभी होगी जब उसी डॉक्यूमेंट की वजह से आपकी जो फैमिली सेटलमेंट हुई है। अगर आपने फैमिली सेटलमेंट जो है ओरली पहले कर चुके हैं, सिर्फ एक मेमोरेंडम तैयार करते हैं कि आपकी ऑलरेडी ओरल सेटलमेंट क्या हुई है, उस केस में वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसमें एडवाइजेबल यही रहेगा कि अगर आप अपनी जो है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करवाना चाहते तो पहले आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को ओरल डिस्ट्रीब्यूट करें, सबके शेयर्स जिस जिस पार्टी को आते हैं उनको अलॉट करें। उसके कुछ दिनों के बाद या महीने के बाद भी कर सकते हैं और उससे ज़्यादा टाइम के बाद भी कर सकते हैं। उसका एक मेमोरेंडम तैयार कर ले कि आपने क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था और उस ओरल सेटलमेंट में किसके हिस्से में क्या क्या आया था। तो उस कंडीशन में वो मेमोरेंडम जो है वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा। अगर वो रजिस्टर नहीं भी करवाया जाता, ऐसे मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट को रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी साइटेशंस और टाइटल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। उसमें आप डिस्क्रिप्शन में आप अपने टाइटल ऑफ जजमेंट्स और साइटेशंस आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से फैमिली सेटलमेंट से हम कम खर्चे में और कम लीगल फॉर्मेलिटीज को ऑब्जर्व करते हुए अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये जानकारी उधर बहुत काम आएगी जहां हम गांव में जाते हैं। गांव में जो लोग हैं अक्सर अपनी प्रॉपर्टीज को बांट लेते हैं, लेकिन बाद में जब रेट्स प्रॉपर्टीज के बढ़ जाते हैं, उस कंडीशंस में जो डिस्प्यूट्स बाद में राइज होती हैं, तो उधर जो ओरल सेटलमेंट है वो भी पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है। आप ओरल सेटलमेंट को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल यही है कि आप ओरल सेटलमेंट्स को लेटर ऑन रिड्यूस टू राइटिंग करें, एक मेमोरेंडम उसका तैयार कर लें ताकि आप कोर्ट्स में प्रूव कर पाएं कि आपकी ओरल सेटलमेंट क्या हुई थी। अदरवाइज ओरल सेटलमेंट को कोर्ट में प्रूव करना एक मुश्किल काम है। इसलिए आपको यही मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि मेमोरेंडम ज़रूर तैयार करें अपनी किसी भी ओरल सेटलमेंट का सेटलमेंट करने के बाद। तो ऐसा सेटलमेंट अगर आप घर में साइन करते हैं, रजिस्टर नहीं करवाते हैं, तो भी वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आप भी इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉपर्टी को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसमें आपको कम से कम लीगल फॉर्मेलिटीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।